यू आर वेलकम ऑन CMA हाइट्स चैनल। आज आपकी जो क्लास का डिस्कशन हो रहा है ये आपका जो पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल लेवल पे CMA ग्रुप थर्ड में पेपर आता है, उसका पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इम्पोर्टेंट पेपर है बिकॉज यू आर ए कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आज जो हम इसकी क्लास ले रहे हैं इस पेपर का नंबर है 15 और जो क्लास नंबर है our class number is 71, right? तो this 71 is based on this study note जिसको हम रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया हुआ है, वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है और बुक्स भी आपको मिली होंगी इस तरह की। तो अभी मैं आपका जो आपका टॉपिक कर रहा था उसमें पार्ट सी पे हम काम कर रहे थे और जो कि 30% 30 मार्क्स का वेटेज एग्जैक्टली रखता है। Operation is some sort of the technical kind of thing, but very easy and this a logical based approach। तो मैं अभी आपका 6.3 असाइनमेंट पे मैं आपको लेके चल रहा था और असाइनमेंट जो कि आपका 6.3 है ये आपको यहाँ दिख जाएगा। ये टॉपिक चल रहा है, हम इसके इलस्ट्रेशन कर रहे थे। इसे को इलस्ट्रेशन करते करते हम 11 नंबर का इलस्ट्रेशन जो कि काफी लंबा था इमीडिएट पिछली क्लास में किया था, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 को लेके चलते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और इसको समझेंगे। एक्चुअली एक चीज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि बुक्स में जो है थोड़ा थोड़ा कहीं इशू है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ जरूरत है। कुछ चीजें प्रिंटिंग की वजह से इशू हो सकते हैं, कुछ और रीजन से हो सकते हैं, बट ठीक है, वी हैव टू कैरी दिस ओनली। सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 को। A company has 4 zones open and 4 salesmen available for assignment। कंपनी के पास जो है 4 जोन हैं और 4 ही सेल्समैन हैं उनके पास। The zones are not equally rich in their sale potential। जो ये जोन है इनके पास 4 जोन है वो इक्वल नहीं है सेल पोटेंशियल, मतलब हर एक जोन का सेल पोटेंशियल अलग है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ए टिपिकल सेल्समैन, एक टिपिकल मतलब एक यूजुअल, एक नॉर्मल, आप ये कहो ये टिपिकल वर्ड जो यूज हुआ है मतलब एक यूजुअल सेल्समैन जो है जब ऑपरेट करता है इन ईच जोन वुड ब्रिंग द फॉलोइंग एनुअल सेल। एक टिपिकल आदमी को अगर हम लगाते हैं पर्टिकुलर जोन में तो वो इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इतनी सेल प्रोड्यूस कर सकता है। जोन ए में जो सेल हो सकती है वो सेल कितनी पॉसिबल है एक टिपिकल सेलमैन के साथ, 1,26,000। जोन बी में वो टिपिकल के साथ जो है वो कितनी है 1,05,000। जोन सी में ये वैल्यू 84,000 एंड जोन डी में ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये सेल मिलेगी 63,000, 63,000। तो कहना क्या है, कहना ये है ये जो सेल दी हुई है इस टिपिकल सेलमैन की का डाटा है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेल्समैन है वो कैसे हैं, द 4 सेल्समैन आर आल्सो कंसीडर टू डिफर इन एबिलिटी। लेकिन हमारे जो सेल्समैन है वो टिपिकल नहीं है, उनकी डिफरेंट एबिलिटी है। यहाँ एक औसत दर्जे का सेलमैन हमने लगाया था तब उसने ये कहा करके दिया था। हमारे सेल्समैन की अलग अलग उनकी एफिशिएंसी है, एबिलिटी है। It is estimated that working under the same condition, their yearly sales would be proportionally as follow। मतलब ये जो हमारे पास सेल्समैन है 4, उनकी अगर वो सेम कंडीशन में काम करें तो उनका जो सेल्स का जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो कितना रेशियो आएगा। जैसे सेल्समैन का नाम है P, Q, R और S। अगर इनको चारों को एक ही काम दिया जाए, एक ही कंडीशन में ही काम करें तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 7:5:4। क्या आएगा PQRS का, आप ऐसे कह लीजिए PQRS। एक मिनट, PQRS जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 7:5:4। ठीक है, ये इस उसमें क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, एबिलिटी डिफरेंट है इनकी, ठीक है।
तो ये जो रेशो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, if the criterion is maximum expected total sales, the intuitive answer to assign the best salesman to the richest zone, तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। the next best to the second richest zone and so on, मतलब सबसे बढ़िया सेल्समैन को आप वहां लगाओ जहां पे ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो इसको वेरीफाई दिस बाय मेथड ऑफ असाइनमेंट, मतलब इनको आपको असाइनमेंट देना है। वो ये शॉर्ट में ये कहना चाहता है, मैथमेटिकल डाटा केवल इतना ही है कि आपके पास 4 जोन्स हैं जिनके सेल पोटेंशियल दिए हुए हैं, ये 4 जोन्स के आपके पास ये दिए हुए हैं, 4 जोन्स के सेल पोटेंशियल एक टिपिकल सेल्समैन के साथ। और आपके पास जो सेल्समैन है उनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है या जो उनकी एबिलिटी का रेशो है वो इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें काम क्या करना है, उनको काम पे लगाना है। कौन से असाइनमेंट हम किसको दें, कौन से जोन में किसको डिप्लॉय करें जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो ये हमारा सवाल असाइनमेंट का है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो मैंने आपको कहा था कि जो असाइनमेंट है, जो पुरानी क्लास भी आप देखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर जंप करेंगे इस क्लास पे और आपने जो पिछले की 2 या 3 क्लासेस नहीं देखी हैं जो असाइनमेंट से रिलेटेड है 6.3 टॉपिक से, तो इसमें शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि कुछ पार्ट में डायरेक्टली यूज करूंगा जो मैंने आपको वहां डिस्क्राइब किया हुआ था। तो यूजुअली जब मैंने बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सटेंशन है, इसमें हमारा बेसिक क्राइटेरिया मिनिमाइजेशन का होता है। लेकिन हमें यहाँ चूंकि सेल को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम को मिनिमाइज फंक्शन या लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो, हालांकि इस सवाल में भी कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आप पीछे से क्लास देख के आइए, तब आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट में इन असाइनमेंट को देना है सेल्समैन को, जिससे हमारा सेल्स ज्यादा हुए, मैक्सिमम हम सेल कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये होना कैसे है सवाल, एक्चुअली इसमें थोड़ा डायरेक्ट दे दिया है जिससे आपको मे भी कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको रियलिटी बताऊं काम कैसे होगा। देखो, आपको एक सेल मैट्रिक्स बनानी पड़ती है जब आप असाइनमेंट का काम करते हैं, तो आपको एक मैट्रिक्स चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हैं इन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है। हो सकता है कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को उसमें इश्यू आए समझने में, तो मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूं डिराइव कैसे हो रही हैं। देखिए इसमें आपके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो आपका ये चीज है कि ये एवरेज सेल है, एवरेज सेल जो प्रोड्यूस कर सकता है, एक एवरेज सेल जो दे सकता है एक टिपिकल सेलमैन, और ये आपके सेलमैन की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो मैं कैसे अपना मैट्रिक्स बनाऊंगा, कि मैं मैट्रिक्स ऐसे बनाऊंगा कि मैं अगर इस सेलमैन को इस जोन में लगाऊं तो क्या मुझे क्या मिलेगा, मैं इस सेलमैन को अगर इस जोन में लगाऊं तो क्या मिलेगा, इस सेलमैन को इस जोन में लगाऊं तो क्या मिलेगा, इस सेलमैन को इस जोन में लगाऊं तो क्या मिलेगा। चारों में लगा के देखूंगा मैं, ठीक है। दूसरे क्यू को मैं इसमें लगाऊं तो क्या मिलेगा, बी में लगाऊं तो क्या मिलेगा, क्यू को सी में लगाऊं तो क्या मिलेगा, क्यू को डी में लगाऊं तो क्या मिलेगा। सिमिलर प्रोसीज मैं आर वाले के साथ करूंगा, आर को 1 में लगाऊं तो क्या मिलेगा, आर को जोन बी में लगाऊं, 1 बोल दिया मैंने, ए जोन था वो, आर को जोन बी में लगाऊं तो क्या मिलेगा, आर को जोन सी में लगाऊं तो क्या मिलेगा, और आर को जोन डी में लगाऊं तो क्या मिलेगा। एस को सिमिलर असाइनमेंट देके देखूंगा, अगर इसको मैं यहाँ ए में डिप्लॉय करूं तो क्या मिलेगा, इसको अगर मैं बी में डिप्लॉय करूं तो क्या मिलेगा, इसको अगर मैं सी में डिप्लॉय करूं तो क्या मिलेगा, और इसको डी में डिप्लॉय करूं तो क्या मिलेगा। तो मैं इस तरह से इनकी मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली लाइन में कैसे करूंगा मैं, कि जो मेरा ये देखिए, पहले बात तो आप देखिए आपकी जो ये रेशियो दिया हुआ है ये है कितना, 7 सेल्समैन वाला, 7 5 5 और 4, यही रेशियो है। इसको अगर आप सम करो तो ये आएगा 21, ठीक है। 5 5 12 17 और 4 21, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल्समैन को जब यहां लगाऊंगा और इस रेशियो में वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये आपका होगा 126,000
मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 21। इसको आप करके देखिए, ये आपका क्या आता है, आप इसको कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है आप, तो ये आपका आएगा 42,000, ठीक है, 42,000, ठीक है। तो ये 42,000 आएगा। तो मैं जो पहली रो बनाऊंगा यहाँ पे मेरे जोन है ए, बी, सी और डी। यहाँ पे मेरे पास सेल्समैन है पी, क्यू, आर और एस, ठीक है। तो मैं पहले सेल्समैन को जब पी को ए जोन में लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ये मिलना चाहिए, 42,000 सेल मिलनी चाहिए, तो ये आ जाएगी 42,000, ठीक है। सिमिलर काम जब मैं इसको सेलमैन को पी वाले को बी में करूंगा तो देखिए क्या आएगा, बी का है 105 000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 21, तो दिस विल बी 35,000। आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो दिस विल बी 35,000, राइट। अच्छा, अगले को करेंगे, पी की बात कर रहा हूं अभी मैं, ये सारी बातें पी के लिए ही कर रहा हूं। पी को जब मैं सी जोन में लगाऊंगा, यहाँ मैंने ए में लगाया, यहाँ बी में लगाया, यहाँ सी में जब मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 84,000 ये वाला, मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 21, तो आई विल गेट 28,000, ठीक है, राइट। और जब मैं पी को डी में लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मेरे पास है 63,000 जो टिपिकल सेलमैन देता है, लेकिन मेरा जो है ये 7 इसकी रेशियो में आता है आउट ऑफ 21, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस विल बी 21,000, ठीक है। तो ये 28,000 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 21,000, ठीक है। ये सिमिलर प्रोसेस जब आप करोगे तो ये मैंने पी के लिए करके दिखा दिया, आप ये काम क्यू के लिए भी करोगे। क्यू को आप क्या करोगे, एक में करके दिखा देता हूं, बाकी आपको लिखना पड़ेगा। जब क्यू को आप ए जोन में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 126,000 इंटू 5/21, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 30,000, राइट, यू विल गेट 30,000, ठीक है। अब मैं आगे डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप यही फॉर्मूला लगा के आप एक कैलकुलेट करिए, तो नेक्स्ट में आपका आएगा 25,000 है, अननेसेसरी लंबी क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट में आपका आएगा 20,000, नेक्स्ट में आएगा आपका 15,000, ठीक है। क्योंकि देखिए ये रेशो और ये रेशो सेम ही है तो सिमिलर ही नीचे आ जाएगा। तो आप जब आर को ए में लगाएंगे, बी में लगाएंगे, सी में लगाएंगे, डी में लगाएंगे तो यही सेम ही चीज आ जाएगी। तो ये आएगी आपकी 30,000, this will be 25,000, right, and this will be 20,000 and again this 15,000, right, this 15,000। S को जब हम करेंगे तो S को देखिए जब हम लेंगे तो यहाँ रेशियो क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ जो भी वैल्यू है उसकी जगह 4/21 आएगा, तो दिस विल बी, यू विल गेट 24,000 and again this next will be 20,000, right, next will be 16,000 and last figure is 12,000, ठीक है। तो ये आपको एक पूरा मैट्रिक्स मिल गया, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं ले आया अपनी बात को। अब मुझे असाइनमेंट करना है। देखिए मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स को या तो आप किसी नंबर से डिवाइड कर दें थ्रू आउट रो में, किसी भी रो में, या किसी से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जोड़ दें, घटा दें, कुछ भी ऑपरेशन अगर आप थ्रू आउट करते हैं पूरी रो में, पूरी कॉलम में, या तो पूरी रो में या पूरी कॉलम में, तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसमें देखो, इसमें 1000 जो है सब में 1000 कॉमन है, तो इफ मैं इसको सारे जैसे P के सारी रो को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, Q को 1000 से डिवाइड कर दूं, R को 1000 से डिवाइड कर दूं और S को भी 1000 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, मुझे क्या मिलेगा, मेरे ये जीरो खत्म हो जाएंगे सारे, ये जीरो खत्म हो जाएंगे, है ना, ये जीरो खत्म हो गया, 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1000 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया इनको, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे एक मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। और मतलब कॉम्प्लेक्स ना होके इजी हो गया अब मेरा काम। अब मैट्रिक्स कितना रह गया,
42, 35, 28, 29, आप चाहे तो और भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर दिखता है आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आपकी बुक में इतना ही किया हुआ है। आप चाहे तो अगर इनमें कॉमन कुछ दिखता है, जैसे 7 की टेबल में आई बिलीव ये सारे आते हैं, तो आप 7 से भी कर सकते हैं, यहाँ 5 की टेबल से कर सकते हैं, अगेन इनको मतलब और छोटी वैल्यू कर सकते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा असाइनमेंट पे। लेकिन मैं यहीं तक इसको करके आगे अपना काम चलाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में भी यहीं तक ये किया हुआ है और उन्होंने ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दी हुई है। ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका सेल मैट्रिक्स बन गया। चूंकि आप क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था सवाल करने से पहले कि सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो प्रॉब्लम बैलेंस कैसे होती है, हम देखते हैं कि हमारे पास रो कितनी है, हमारे पास कॉलम कितने हैं। हमारे पास भाग्यवश इसमें 4 रो हैं और 4 ही कॉलम है, तो हमारी प्रॉब्लम का जो ऑर्डर है n इज इक्वल टू 4 इंटू 4 है ना, यानी कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर ये मान लीजिए कॉलम ज्यादा होते इसमें या रो ज्यादा होती तो हम एक डमी आइटम डाल देते। मान लीजिए इसमें एक कोई, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एस टी होता और यहाँ कुछ वैल्यू दी होती, यहाँ कुछ वैल्यू दी होती, इधर कोई वैल्यू होती, यहाँ होती एक वैल्यू, यहाँ होती एक वैल्यू, यहाँ होती। तो ये फिर क्या हो जाता है इसका, इसमें देखिए एक रो एडिशनल है तो ये इसका ऑर्डर 5/4 होता, तो आपको यहाँ एक डमी 0 0 0 0 करना पड़ता। तो उस केस में ऐसे अगर ये 5 और 4 की फॉर्म में होती तो आपकी ये अनबैलेंस प्रॉब्लम कहलाती और आपको एक डमी एलिमेंट डालना पड़ता जिससे इसका ऑर्डर बराबर होता, ठीक है। तो ये एक बात मैंने आपको बताई। तो पहला स्टेप तो हो गया, हमें बैलेंस करना है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम अगर अनबैलेंस है तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड मुझे देखना है कि मेरी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है कि मैक्सिमाइजेशन की है। अगर मिनिमाइजेशन की है, अगर प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ूंगा मैं। लेकिन प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो उसको मिनिमाइजेशन में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, क्योंकि मैं सेल को मैक्सिमाइज करना चाहूंगा, तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, इसको ये आपकी मैक्सिमाइज, मुझे तो मैक्सिमाइज करना ना यहाँ पे फंक्शन, लेकिन मैं असाइनमेंट सॉल्व कर सकता हूँ मिनिमाइजेशन की फॉर्म में। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करूंगा किसमें, मिनिमाइजेशन की तरफ, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन की तरफ मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में आप इसको लॉस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो ये बन के आएगी बाद में, लॉस मैट्रिक्स। मतलब मैं मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लॉस मैट्रिक्स कैसे बनती है, इसको करने का मैं बताता हूं कि इसमें पूरे जो मैट्रिक्स है, अभी आपके पास क्या मैट्रिक्स है, 42, 35, 28, 21, 30, 25, 20, 50, 15, 30, 25, 20, 15, 24, 20, 16 और 12। तो इसमें हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढना है मुझे, सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना है मुझे। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहला ही दिख रहा है, सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे सबसे पहला दिख गया। तो अब मैं अपनी मैट्रिक्स मिनिमाइजेशन फॉर्म में या लॉस मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, मैं इस बड़े एलिमेंट में से सारे एलिमेंट को माइनस करके एक मैट्रिक्स लिख दूंगा आगे। तो जब मैं इसमें से मैट्रिक्स लिखूंगा तो देखिए वो नई मैट्रिक्स कैसे बनेगी, यहाँ उसमें क्या आएगा, जैसे 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, 42 माइनस 28 14 एंड 42 माइनस 21 आपका 21, इस तरह से आएगा। फिर मैं इसमें से भी यही घटाऊंगा, 42 माइनस 30 12 आएगा, 42 माइनस 35 25 17 आएगा, 42 माइनस 20 22 आएगा और 42 माइनस 15 27 आएगा। चूंकि ये और ये आइडेंटिकल है तो सेम वैल्यू यहाँ भी आ जाएंगी। यहाँ क्या आ जाएगी, देखिए 42 माइनस 30 यहाँ 12 आ जाएगा, 42 माइनस 25 17 आ जाएगा, 42 माइनस 20 22 आ जाएगा, 42 माइनस 15 27 आ जाएगा, 42 माइनस 24 18 आ जाएगा, 42 माइनस 20 22 आ जाएगा, 42 माइनस 16 26 आ जाएगा और 42 माइनस 12 30 आ जाएगा। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी, इस हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे एलिमेंट को माइनस करके उसको हम बोलेंगे लॉस मैट्रिक्स। अब मैं वो अगले पेपर पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
तो मैंने आपको ये इन्होंने यहाँ वैसे ही लिख दिया है, ये कैसे इन्होंने ये चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई थी, ये लॉस मैट्रिक्स कन्वर्ट किया है, जो मैं आपको आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है कि मैं शायद आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये लॉस मैट्रिक्स बन गई है क्योंकि आपने रिड्यूस कर दिए ऑल एलिमेंट को हाईएस्ट में से। तो लॉस मैट्रिक्स क्या बन के आई आपकी 0 7 14 21 12 17 22 27, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। 42 में से ये जो 42 है आपके, इसमें से सारे एलिमेंट घटा के ये लिख दीजिए, तो ये इसको बोलेंगे लॉस मैट्रिक्स हमें मिल गई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी और हम हमेशा काम करते हैं मिनिमाइजेशन पे। ओके, तो आगे आपने ये मैट्रिक्स लिख दिया सारा घटा के, तो इसको लॉस मैट्रिक्स बोलते हैं। जब आपने इतना काम कर लिया, आपकी लॉस मैट्रिक्स बन गई, मतलब प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन की ये बन चुकी। ये प्रॉब्लम कैसी बन चुकी? मिनिमाइजेशन की बन चुकी, क्योंकि हम इसमें असाइनमेंट में मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन हो चुका। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें रो ऑपरेशन करना है और कॉलम ऑपरेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब आपकी ये मैट्रिक्स बन गई आपकी ये वाली, तो इसमें रो ऑपरेशन करना। ठीक है, रो ऑपरेशन कैसे करते हैं? रो ऑपरेशन में आपको जो आपका मिनिमम एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट है उसमें से उसको सब में से घटा देते हैं। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम from all its element including itself, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ 0 है, ये देखिए इसको मैं यहाँ रो ऑपरेशन करके ला रहा हूँ, तो देखिए मैं इस पे अभी फोकस कर रहा हूँ। 0 है, जब इसमें 0 है मिनिमम एलिमेंट, तो सब में से अगर मैं 0 किसी में से 0 को घटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 7 माइनस 0 0 14 माइनस 7 माइनस 0 7 14 माइनस 0 14 और 21 माइनस 0 21, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट में देखिए आपका 12 मिनिमम एलिमेंट है, तो जब मैंने 12 में से सबको माइनस किया, 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 5, 22 माइनस 12 10, 27 माइनस 12 15। सिमिलर एलिमेंट है तो ये बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल आ जाएगी। 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 5, 22 माइनस 12 10, 27 माइनस 12 15। नेक्स्ट में देखिए मिनिमम एलिमेंट क्या है? 18 मिनिमम एलिमेंट है। जब 18 मिनिमम एलिमेंट है तो इसको घटाऊंगा 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 दिस विल बी 0। ये कुछ गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये 0 आएगा। 22 minus 18 4, 26 minus 18 26 minus 18 8 और 30 minus 18 12। तो ये आपका रो ऑपरेशन हो चुका। जब आपने रो ऑपरेशन आप कर चुके रो ऑपरेशन, तो सेम चीज जो चीज यहाँ लिखी हुई है इसमें से अब कॉलम ऑपरेशन करना है। तो कॉलम ऑपरेशन में भी क्या करना है कि कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है उसमें से सबको घटा के लिखना है। तो देखिए इसमें तो 0 ही है, तो क्या घटाऊं और क्या जोड़ूं? ये तो ऐसे क्या ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट में देखिए आपका मिनिमम एलिमेंट क्या है? 4 है यहाँ पे, तो हर को घटाऊंगा, हर एलिमेंट में से 4 को माइनस करूंगा, तो 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, राइट? ये होगी बात आपकी। नेक्स्ट में मिनिमम एलिमेंट आपका 8 है, 14 माइनस 8 6, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0। नेक्स्ट में आपका देखिए इस कॉलम में आपका मिनिमम एलिमेंट 12 है, 21 माइनस 12 9, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 एंड 12 माइनस 12 0। तो इसको जो ये मैंने रो के साथ काम किया था सेम कॉलम के साथ भी किया। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है? इतना करने के बाद मुझे जो प्रोसीजर है, मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ।
कि कैसे करना है। मुझे जितने भी एलिमेंट इसमें जीरो आए हैं इस मैट्रिक्स में, मैं इस मैट्रिक्स को अलग से लिखता हूं, तब आपको और ढंग से समझाऊंगा। तो मैंने आपको आपके रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन होने के बाद ये मैट्रिक्स लिख दी है। अब मैं करता हूं, अब मुझे क्या करना है कि मुझे लाइनें खींचनी है। कैसी लाइनें खींचनी है? जिससे कि मेरे सारे जीरो कवर हो जाएं और वो मिनिमम लाइनें हो, मतलब कम से कम लाइनें में या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरह से खींचूं जिससे सारे जीरो कवर हो जाएं मैट्रिक्स के। अब आप ये कैसे करेंगे? इसके तरीका है। इसका तरीका क्या है कि मैं पहले रो को स्कैन करूंगा, मतलब मैं रो को वॉच करूंगा, हर एक रो को वॉच करूंगा और फिर कॉलम को वॉच करूंगा। तो रो को या कॉलम को वॉच करते समय क्या रूल रहेगा कि अगर मैंने पर्टिकुलरली जैसे इस रो को वॉच किया, ये वाली रो को वॉच किया फर्स्ट को, और मैंने देखना है कि इसमें अगर कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है या एक से ज्यादा जीरो है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको बस आगे चला जाऊंगा, इसको स्कैन करूंगा फिर अगली पे चला जाऊंगा। लेकिन अगर इसमें एक जीरो मिल गया तो मैं इसको मार्क कर लूंगा, मैं इसको मार्क कर लूंगा और मैं रो को ऐसे देख रहा था, मैं इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ये वैल्यू यहां भी जीरो होती तो मैं क्या करता, मैं देखता इसमें दो जीरो हैं तो मैं कुछ भी नहीं करता, अगले कॉलम पे काम करता। या मैं देखता अगर यहाँ यहाँ जीरो की जगह 2 होता, देखता इसमें कोई भी जीरो नहीं है, इसको स्किप कर जाता। तो मुझे केवल उसी को अटेंशन देना है जिसमें केवल एक जीरो है। तो सबसे पहले मैंने इस रो को स्कैन किया और देखा कि इसमें एक जीरो है, इसको डिब्बे में बंद कर लिया और मैंने ये काट दिया, ये डिलीट कर दिया कॉलम। अब मैंने जब कॉलम डिलीट कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट रो में मैंने स्कैन किया, देखा कि भाई इसमें तो कोई भी जीरो नहीं है, तो कुछ भी नहीं करूंगा, अगली को करूंगा। इसमें भी कोई जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं करूंगा। इसमें एक से ज्यादा जीरो है, इसमें एक से ज्यादा जीरो है, तो इसमें भी कुछ नहीं करूंगा, मुझे केवल सिंगल वाले को पकड़ना है। अब ये रो ऑपरेशन पूरा हो चुका, रो स्कैनिंग हो चुकी, ऑपरेशन नहीं रो स्कैनिंग हो चुकी। तो अब मैं ये काम कॉलम स्कैनिंग में करूंगा। जब मैं कॉलम स्कैनिंग करूंगा तो रूल वही रहेगा, देखूंगा एक जीरो, अगर एक जीरो है तो कुछ करूंगा, अगर एक जीरो से ज्यादा है या कोई भी नहीं है तो कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने स्कैन किया, देखा मुझे मिल गया एक जीरो। ठीक है, मुझे मिल गया एक जीरो। मैं कॉलम को ऐसे ढूंढ रहा था, मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन लिख दूंगा, एक डाल दूंगा जिससे सारा ये रो डिलीट हो जाएगी। जब कॉलम स्कैन कर रहा हूं तो रो डिलीट होगी, जब रो स्कैन कर रहा हूं तो कॉलम डिलीट होगा। ऐसा करने के बाद देखा मैंने मेरे पास कोई भी जीरो नहीं बचा है। तो क्या हुआ, तो फिर क्या करना है, तो मैंने देखना है कि मेरा ऑर्डर कितना था। मैंने बताया था ना 4 का ऑर्डर था, 4x4 मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है। लाइन कितनी खींच पाया मैं, लाइन कितनी खींच पाया, 2। यानी कि ये तो इससे कम है, n बड़ा है लाइन से, तो मेरा सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस मैट्रिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे अपने इस मैट्रिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस वाले को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूंगा उसका मैं तरीका बता देता हूं, मैं यहीं करके बता देता हूं इस मैट्रिक्स में मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, देखिए क्योंकि वहां लाइनों में आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ये लाइनें कैसे खींचनी। तो देखिए मुझे इसको इम्प्रूव करना है, ये मैट्रिक्स मेरा यहाँ पे आ गया है, लाइनें कम है इसमें। तो इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, इसमें मैं देखूंगा कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है, मतलब जो लाइनों से बाहर बच गए हैं, उसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो मिनिमम एलिमेंट इसमें 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो अनकवर्ड है, ये सारे अनकवर्ड हैं, इसमें से इस 1 को घटा के लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2, 3 - 1 2, ये 5 आ जाएगा, 6 - 1 5, ये 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है साहब, ये तो मैंने अनकवर्ड के साथ तो मिनिमम एलिमेंट को माइनस करके लिख दिया। जो ये लाइनों पे हैं, सिंगल लाइन पे हैं, सिंगल लाइन पे हैं, उनको छेड़ूंगा नहीं। सिंगल लाइन पे कौन कौन है, देखो 1 2 3 जीरो सिंगल लाइन पे हैं, तो इनको मैं ऐसे ही लिख दूंगा जैसे हैं, जो भी वैल्यू है वैल्यू लिखी जाएंगी, अगर जीरो है तो जीरो लिखे जाएंगे। और जो ये जंक्शन पे आ गया पॉइंट, जहां इंटरसेक्शन बना, जहां पे
कॉलम भी डिलीट हुआ, रो भी डिलीट हुई। वहां पे जो पॉइंट बना, इसमें ये एलिमेंट जोड़ूंगा, है ना। तो यहाँ इसको जब जोड़ूंगा तो 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने घटाया था अनकवर्ड के साथ, जंक्शन वाले के साथ जोड़ना है, और जो सिंगल लाइन पे उनका कुछ नहीं करना। तो सिंगल लाइन के अब क्या बचे, ये बचे, तो सिंगल लाइन वाले मैंने यहाँ पे लिख लिए। ऐसा करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर लाइनें खींचूंगा, मैं फिर वही काम करूंगा, रो स्कैन करूंगा, कॉलम स्कैन करूंगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा इम्प्रूव मैट्रिक्स। जो इन्होंने यहाँ लिखा ना, ये इम्प्रूव मैट्रिक्स, ये इम्प्रूव मैट्रिक्स है। कौन सा है, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने इम्प्रूव कर लिया। अब इसमें वही काम करूंगा मैं, लाइनें खींचने वाला। रो को स्कैन किया, देखा पहला ही जो है मुझे सिंगल जीरो मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, पहला जीरो सिंगल मिल गया पहली रो में ही। तो एक कॉलम तो डिलीट हो ही गया मेरा, ठीक है, एक कॉलम तो मेरा डिलीट हो ही गया। ये 1 है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट को स्कैन किया, मेरा नेक्स्ट को जब मैंने स्कैन किया तो भैया इसमें भी अब एक जीरो मिल चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मैं ये कॉलम डिलीट कर दूंगा। इन्होंने नहीं किया है, आप कंफ्यूज मत होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कोई और ऑपरेशन किया होगा, उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। आप कॉलम भी पहले कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आप उससे चलिए, ठीक है। फिर मैंने देखिए ये देखा, अब ये खत्म हो गए, दूसरी रो स्कैन कर ली मैंने, तीसरी रो को स्कैन किया, कोई भी जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं करूंगा। और नेक्स्ट को स्कैन किया तो भी मैंने देखा 2 जीरो हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अपनी कॉलम स्कैनिंग शुरू करूंगा। मैंने क्या किया, कॉलम स्कैन किया, पहला कॉलम स्कैन किया और एक जीरो प्राप्त किया। इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये तो कट गया, ये कॉलम, ये रो डिलीट हो गई, क्योंकि मैं कॉलम कर रहा था और मेरा रो डिलीट कर दूंगा। अब मेरा काम पूरा हो चुका, कोई भी मेरे पास जीरो नहीं बचा, लाइनें खींच चुकी हैं। मैं देखूंगा ऑर्डर कितना था, 4, लाइनें कितनी खींच पाया, 1 2 3। सॉल्यूशन मिला, नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला भाई, सॉल्यूशन नहीं मिला। लाइनें जब तक ये 4 नहीं होंगी, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फर्दर इसको इम्प्रूव करूंगा, फर्दर इसको इम्प्रूव करूंगा, मैट्रिक्स को फर्दर इसको इम्प्रूव करूंगा। तो इम्प्रूव मैट्रिक्स 2, पहली हमने ये बनाई थी इम्प्रूव 1 बोल दो इसको, या ये बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। इसको इम्प्रूव करने का वही तरीका है, मिनिमम एलिमेंट ढूंढो, मिनिमम एलिमेंट अगेन 1 है। सिंगल लाइन वालों को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जंक्शन वालों पे मिनिमम एलिमेंट जोड़ना है, और जो आपके जंक्शन पे नहीं है, अनकवर्ड हैं, उनमें से वो मिनिमम एलिमेंट घटा देना। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ तेजी से, ये वाले पूरे में बताइए, ये तीन एलिमेंट जो हैं, कॉलम लिख रहा हूं मैं पहला, 3 एलिमेंट जो है वो सिंगल लाइन पे कवर है, और लास्ट वाला जो है जंक्शन पे है। तो यहाँ तो ये 1 जुड़ेगा और बाकी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 0 0 और यहाँ 2 आ जाएगा। आप चाहे रो भी लिख सकते थे, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए, मैंने सहूलियत के लिए ऐसा किया है। देखिए मैं देखूंगा यहाँ सिंगल लाइन पे 3 एलिमेंट हैं, तो इनको मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2 0 0। नेक्स्ट लाइन जंक्शन पे आ रही है, यहाँ 0 है, 0 में मिनिमम एलिमेंट जोड़ूंगा तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखूंगा ये 3 एलिमेंट जो हैं ये अनकवर्ड हैं, तो ये मिनिमम जो वैल्यू है उससे घटाएंगे इसमें, तो 5 - 1 4 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। और ये एलिमेंट तो सिंगल लाइन से कवर है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। देखिए अगले में क्या है, ये 3 एलिमेंट अनकवर्ड हैं, मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, 8 - 1 7, 2 - 1 1 एंड 2 - 1 अगेन 1 एंड 0, क्योंकि सिंगल लाइन से कवर है, कोई छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। तो ये इम्प्रूव मैट्रिक्स बन गया। ऐसा करने के बाद वही कार्यक्रम करना है, क्या करना है, रो स्कैन करनी है, कॉलम स्कैन करना है, और स्कैनिंग के बाद जो आपको सिंगल जीरो वाली कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी, सिंगल जीरो जिसमें मिल जाए उसको उसको आप मार्क करके करस्पॉन्डिंग जो है उसका, अगर रो कर रहे हैं तो कॉलम डिलीट कर दो, कॉलम कर रहे हो तो रो डिलीट कर दो। तो मैंने पहला रो स्कैन किया, मैंने एक जीरो प्राप्त किया, बहुत ही अच्छा है, तो मैंने ये डिलीट कर दिया, काम कम हुआ। नेक्स्ट में देखा 2 जीरो हैं, नेक्स्ट में देखो 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट में देखा 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट में देखा 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं हो सकता।
रो स्कैनिंग खत्म हो चुकी है, अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे। क्योंकि ये कॉलम डिलीट हो गया तो इसको कंसीडर करना ही नहीं है। जब कॉलम स्कैन किया, देखा भैया 2 जीरो हैं इस कॉलम में, कुछ नहीं कर सकते। इसमें देखो कितने हैं, 3 जीरो हैं, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भाग्यवश चौथे कॉलम में हमें ये 1 जीरो मिल गया। तो जब मैं इसको स्कैन कर रहा था तो मैंने इसको काट दिया। इतना करने के बाद रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग पूरी हो गई, लेकिन मेरे जीरो बचे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा कि भाई फिर दोबारा से रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग बचे हुए एलिमेंट में करूंगा। तो देखो मैंने देखा कि इसमें आपका कोई भी जीरो वाला एलिमेंट ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट में 2 एलिमेंट है, नेक्स्ट में 2 एलिमेंट है। रो स्कैनिंग अगेन पूरी हो चुकी, कोई कुछ नहीं कर पाए। अगेन कॉलम स्कैन करो, देखा भैया ये 2 हैं, फिर ये 2 जीरो हैं इस वाले में भी, और इसमें तो जीरो है ही नहीं। यानी कि ये ऑपरेशन अब उस कॉन्सेप्ट पे नहीं हो पाया। तो इस केस में ऐसा करते हैं कि आप कोई भी रैंडमली आप एक जीरो चूज कर लीजिए। तो जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिए, और एक जीरो को मार्क करके करस्पॉन्डिंग आप रो या कॉलम को डिलीट करेंगे जो भी आप स्कैनिंग कर रहे हैं। तो उसमें और फिर जो है आप आगे काम बढ़ा सकते हैं जहां 2 जीरो हो जाएं। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होती है कि एक असाइनमेंट को 2 जगह, मतलब 2 जगह, इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन है कि हम असाइनमेंट किसी एक को दें या दूसरों को दें, उसमें वही चीज प्राप्त होगी। ठीक है, वही चीज प्राप्त होगी, यानी कि इसका मतलब ये है। वैसे अगर इसकी इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जब ये ऐसी चीज फंस गई, हर जगह 2 जीरो बन रहे हैं या 2 से ज्यादा ही बने, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे आप उसमें ऐसा हो रहा होगा कि आप काम चाहे बी को दें या सी को दें, मैं जस्ट आर्बिट्री वैल्यू बोल रहा हूँ, उसमें एक ही कॉस्ट आ रही होगी। तो फिर चलो मैं अब अपनी मर्जी के अनुसार, मान लो मैं इसको मार्क कर लेता हूं, और मैं मान रहा हूं कि मैं रो स्कैन कर रहा हूं, तो मैं ये कॉलम को डिलीट कर दूंगा। अगली रो में जब स्कैन किया तो देखिए मुझे 1 जीरो तो मिला, लेकिन यहाँ असाइनमेंट हो गया, यहाँ असाइनमेंट हो गया। अब असाइनमेंट इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मैं इसको चूज कर लेता तो फिर अलग बात थी। चूंकि मैं ये चूज कर चुका, अब यहाँ मुझे रो स्कैनिंग में, चूंकि मैंने ये पहली रो स्कैन कर दी थी, ये तो रो स्कैन तो की नहीं, ये तो मैंने आर्बिट्री चुना इसको, तो क्योंकि दोनों हो रहे हैं तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लगा लिया। तो ये तो बात हो गई स्कैनिंग, मतलब इसकी पूरी हो गई। अब मैंने अगले में देखा तो एक ही जीरो मिला, तो फिर मैंने इसको भी मार्क कर लिया है। जब मैंने इसको मार्क करा, मैं ऐसे स्कैन कर रहा था तो मैंने ये ऐसे काट दिया। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास कितनी लाइनें हो गई, मेरा काम पूरा हो चुका, कोई भी बचा हुआ एलिमेंट जीरो नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही काटो, आप इसको इस तरह, इनका जो आ रहा है ये अलग ढंग से आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हो सकता कॉलम पहले की हो, वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, सवाल को रटने के पीछे मत भागिए। ठीक है, तो ये आपका, अब मैं देखता हूं मेरा ऑर्डर 4 था, लाइनें कितनी खींच पाया, 1 2 3 4, 4 लाइनें खींच पाया, सॉल्यूशन पहुंच गया। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन रीच्ड, आपका जो काम करना चाह रहे थे वो हो गया। असाइनमेंट किस तरह से हो गया, देखिए आपका जोन क्या थे, जोन के नाम थे ए बी सी और डी, और यहाँ आपके सेल्समैन थे पी क्यू आर और एस। तो पी को आप 1 दीजिए, क्यू को आप 2 दीजिए, आर को 3 दीजिए और एस को 4 दीजिए। ठीक है, आप 4 दीजिए। एक मजे की बात और मैं बता रहा हूं कि 2 जीरो वाला क्यों फंस रहा था। इसमें आप आर और क्यू को अलग अलग भी दे देंगे तो उनका एक ही रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है असाइनमेंट आपका ये पूरा हो जाता है। तो आपका क्या हो गया, पी को 1 करो, पी को ए जोन, बी को ये आपका क्यू को बी जोन, आर को सी जोन और एस को डी जोन में आप डिप्लॉय करेंगे। तो ऐसा करने पे इन्होंने देखो कर दिया, पी को ए, क्यू को बी, आर को सी और एस को डी। तो ये तो एलोकेशन हो चुकी यहाँ पे। ठीक है, ये एलोकेशन हो चुकी, ये तो आपने असाइनमेंट कर दिया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज हैं जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स में आ रही थी, जो मैट्रिक्स मैंने बनाया था, तो वो चूंकि हमने काम तो लॉस मैट्रिक्स पे किया क्योंकि ऑपरेशन
वहीं पे होता है इसका असाइनमेंट प्रॉब्लम का। लेकिन जो ये वैल्यूज आएंगी उठ के, ये आपकी ओरिजिनल उससे उठ के आएंगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आप जब मैं आप देखेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखेंगे, आप ए को 1 देंगे तो देखिए क्या आएगा 42, इनका क्या है 42, 25, 20 और 12। तो वहां देखते हैं, तो ए को आपने 1 दिया, देखिए 42, सॉरी पी को आपने ए दिया तो 42, क्यू को आपने ये दिया, मैं एक मिनट पेन ले लेता हूँ। आपने देखिए क्या किया, पी को दिया ए तो वैल्यू आई 42, क्यू को दिया आपने बी तो वैल्यू आई 25, आर को आपने दिया सी तो वैल्यू आई 20, और एस को आपने दिया ये क्या डी तो आई 12। अब वो 2 जीरो वाला जो चक्कर था ना, देखो देखो ये आइडेंटिकल है, ये आप देखो, अगर आप इसको मान लीजिए, अगर आप देखो, अब एक बात बताओ, अभी आपका क्या आ रहा है, मैं लिख के देता हूं इसका, देखो 42 है, 25 और आपका 20 और आपका ये क्या है 12, है ना, ऐसा आ रहा। एक बात बताओ, अगर मैं ये ऐसा करता कि क्यू को, वो जो 2 जीरो आ रहे थे ना बीच में, वहां ऐसे जो बन रहे थे वो इसलिए बन रहे थे कि इन दोनों को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो आप इसको ये असाइन कर दो, क्यू क्यू को हटा के आप ये असाइन कर दो, और आर को आप ये कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 20 होगा, मतलब दोनों इक्वली आपके असाइनमेंट हो सकते हैं। वो 2 जीरो ये दर्शा रहे थे, जब वो प्रॉब्लम फंस गई थी ना, जब मैंने आपसे कहा था, तो वो 2 जीरो ये दर्शा रहे थे। तो आप ऐसे अगर करना चाहो तो आप एक असाइनमेंट ये भी कर सकते हो, पी क्यू आर और एस, ये किताब में लिखे हुए नहीं है ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी 42 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। द थिंग शैल रिमेन सेम। तो वो ये कहना चाह रही थी, वो इंटरप्रिटेशन ये थी जो मैं आपको बार कह रहा था कि वहां 2 जीरो आ गए हैं, तो अब आपको आर्बिट्री चूज करना पड़ेगा। तो आर्बिट्री चूज करने में चाहे आप इसको चूज कर लो, चाहे इसको चूज, जो आपको मन करे वो कर लो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका सवाल हो जाता है। इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि इसको, चूंकि हमने जो वैल्यू ली थी ये 1000 वाली वैल्यू ली थी, आप जब मैंने, आप देखिए मैंने क्या किया था, 1000 से डिवाइड किया था ना, ये 3000 ये गलत लिया हुआ है। ठीक है, इसको आप 1000 कर लीजिए, ये जो है दिस विल बी योर 1000, तो योर सेल शैल बी 99,000 आपका आंसर आएगा। ये इन्होंने ये गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो असाइनमेंट इस तरह से आपका हो गया। थोड़ी सी लंबी प्रॉब्लम थी, मैं समझा भी इसलिए डीपली रहा हूँ कि शायद मुझ पे बहुत सारी ऐसी मैसेज थी कि ये चैप्टर, ये चीजें हमें समझ में नहीं आती, कंफ्यूज रहते हैं काफी बच्चे। तो मेरा विचार ये था कि ये आपके कम से कम सी पार्ट तो ऐसा समझ में आ जाए, बाकी कुछ आए या ना आए। ठीक है, अगले सवाल की ओर कूच करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का इशू है, मैं भी ऐसा मानता हूँ, बट स्टिल दिस मटेरियल इज गुड। आप इसको काम में लाइए। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं आपको कंफ्यूज करेंगी, मुझे भी करती हैं, पर उनका आंसर ढूंढना है हमें। जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिया है उसी से हमें काम करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। 4 जॉब कैन बी प्रोसीड ऑन द 4 डिफरेंट मशीन। 4 जॉब को 4 मशीनों पे किया जा सकता है। 1 जॉब ऑन 1 मशीन, रिजल्टिंग प्रॉफिट वेरी विद द असाइनमेंट। तो जैसे हम करते हैं प्रॉफिट हमारा चेंज हो जाता है। हर एक मशीन पे चारों ऑपरेशन 4 मशीनों पे किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे करने पे प्रॉफिट चेंज आ जाता है। मशीन जो है हमारे पास, इस साइड मशीन लिखी हुई है और ये हमारे पास जॉब लिखे हुए हैं। हमारे पास 4 मशीनें हैं, 4 जॉब हैं। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ द जॉब टू मैच द करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। इस सवाल को मैं थोड़ा तेज करूंगा, रीजन ये कि मैं अब सिमिलर सवाल करा चुका आपको। तो देखिए ये आपका यहाँ पे आपका ये ओरिजिनल मैट्रिक्स तो ये बना ही लेंगे। आपके पास 4x4 लेवल का प्रॉब्लम है तो बैलेंस प्रॉब्लम है, अनबैलेंस नहीं है। दूसरा ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है, तो आपको इसको लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। लॉस मैट्रिक्स बनाने का रूल क्या था? रूल था सिंपल कि हाईएस्ट एलिमेंट को ढूंढ लो और हाईएस्ट एलिमेंट को ढूंढ के आप उसी में काम करो। वैसे अगर आप सवाल देखोगे तो ये उसी चीज को, आपका जो ये वाला सवाल था, है ना, जो हमने ये वाला सवाल था, इसी को इन्होंने रख दिया है नीचे। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं तो वर्चुअली इसका आंसर वही होगा जो पहले था। ठीक है, ये सवाल इन्होंने, यही सवाल वो आप ऊपर करके आए हो।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हो। तो देखिए सारी फिगर वही है, सारी वही है ना, 42, 35, 28, 21, 30, 25, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। ठीक है। और मैं आपसे एक बात और कह रहा था, आप ये काम अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, जैसे इसमें जो कॉमन एलिमेंट दिखता है, जैसे इस रो में आपको 7 दिखता है, आप 7 से सबको डिवाइड करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप 5 से डिवाइड करके सारे वैल्यू को लिख लो, इसमें आप 5 से अगेन डिवाइड करके लिख लो, और इसमें आप 4 से डिवाइड, सारी वैल्यू 4 से डिवाइड हो सकती हैं, तो इसमें करके लिख लो, और आप कर लेना सवाल अलग से, असाइनमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए वही लॉस मैट्रिक्स कैसे बनाना है ये आप पहले बना के आए हैं, मेरे हिसाब से इसको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 42 हाईएस्ट एलिमेंट है, तो 42 माइनस 0 ये सब आ जाएगा, ये आपका आसानी से आ जाएगा। फिर आप रो ऑपरेशन करेंगे जैसे आपने पहले किया था, फिर आपने कॉलम ऑपरेशन किया। देखो इन्होंने अब मेरे ढंग से किया है जो जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची थी पहले में, उन्होंने इसी मैट्रिक्स में आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई थी, देखो इनकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है इस इम्प्रूव मैट्रिक्स में। तो सेम ही सवाल है, बस केवल ये इसमें देखो ना हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोसीजर आपको अपनाना है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट प्रोसीजर अपना लिया है जो कि मैं अपनाता हूँ। तो ये आपकी इच्छा है आप कैसे काम करते हैं। चलिए मैं जल्दी से सवाल करा देता हूँ। सबसे पहले लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है? सबसे पहला काम क्या होता है, मैट्रिक्स को ढूंढना कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4:4 है, बैलेंस प्रॉब्लम में। सेकंड काम क्या होता है, ये देखना है कि ये प्रॉफिट की प्रॉब्लम है, तो इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाईएस्ट एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे सब में से, तो हमारा जब करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। फिर मुझे रो ऑपरेशन करना है, रो ऑपरेशन आपने किया हुआ है, इसमें कोई ऐसा इशू मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप नहीं कर सकते। देखिए 0 में से करेंगे माइनस, तो 0 ये रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट को सब में से घटा देते हैं। तो फर्स्ट का 0 है तो 0, 7, 14, 21। नेक्स्ट में 12 मिनिमम है तो 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 5 17 माइनस 12 5, 22 माइनस 12 10 एंड 27 माइनस 12 15। तो सिमिलर, ये सेम एलिमेंट है, सिमिलर आ जाएंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट में आपका 18 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो सारे घटाएंगे 18 में से, ये सारी पूरे वैल्यूज घटाएंगे तो यू विल गेट दिस वन, राइट, कोई इशू नहीं है। कॉलम ऑपरेशन करने के लिए देखिए पहले कॉलम में वैल्यू ही सब 0 है, तो क्या करूं वही आएंगी। नेक्स्ट में आप देखिए आपकी 4 है मिनिमम, तो 4 में से सब एलिमेंट्स में से 4 को माइनस कीजिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो 3 1 1 0। सिमिलर काम 8 इज द मिनिमम एलिमेंट, 14 माइनस 8 6 2 2 and 0, 6 2 2 0 and this again 12 minus 21 minus 12 9 and 3 3 और 0। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन हो गया, रो ऑपरेशन होगी, लाइनें खींचने का काम जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो वो आपको, चलो मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, लाइन खींचने वाला बड़ा मजेदार काम लगता है। चलो इसको मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, जल्दी से मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, 0 3 6 9, ये सबसे अच्छा काम है। तो ये मैंने मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स लिख दिया। कैसे करते हैं, रो स्कैन करेंगे, पहला रो स्कैन किया, देखिए यहाँ 0 मिल गया एक, बहुत अच्छा है, पूरे कॉलम को डिलीट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट में देखा कोई भी रो में कोई एलिमेंट 0 नहीं है, नेक्स्ट में भी कोई एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें 3 0 है, एक से ज्यादा 0 है तो छोड़ दूंगा। नेक्स्ट कॉलम को, अब कॉलम शुरू हो गए क्योंकि रो स्कैन पूरा हो चुका, कॉलम स्कैन किया, सिंगल 0 मिल गया, सिंगल 0 मिल गया, रो कॉलम स्कैन कर रहा था, रो को डिलीट कर दूंगा। अब कोई भी एलिमेंट जो है मुझे नहीं मिला जिसमें 0 है, यानी कि ये लाइन खींचने वाला काम पूरा हो गया। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 था, लाइन कितनी खींच पाया, 2, सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ। इंप्रूव करूंगा मैट्रिक्स को, कैसे इंप्रूव करूंगा, क्या था रूल, क्या था कि जो सिंगल लाइन से कवर हैं उनमें कुछ नहीं करना, जो जंक्शन पे हैं उसमें मिनिमम एलिमेंट जोड़ देना है। सबसे पहले तो मिनिमम एलिमेंट ही ढूंढना है, इस केस में ये 1 है, और जो ये अनकवर्ड वैल्यू है इसमें से मिनिमम एलिमेंट घटा लेना है। तो करते हैं, रो लिखना शुरू करता हूँ। देखिए ये 0 सिंगल लाइन से कवर है, कुछ नहीं करूंगा। 3 ये अनकवर्ड हैं सारे, तो देखिए इनमें से सब में से 1 माइनस करूंगा, तो दिस विल बी 2 5 एंड 8। इसमें देखिए ये सिंगल लाइन पे कवर है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऐसे ही लिख लूंगा। ये वाले तीनों एलिमेंट अनकवर्ड हैं, 1 माइनस करूंगा तो 0 आएगा एंड 1 आएगा एंड 2 आएगा। सेम चीज, चूंकि ये तो 1 है, देखिए ये वाला तो 0 है तो ऐसे ही आ जाएगा। ये 1 2 3 है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट माइनस करेंगे तो 0 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए जंक्शन वाला पॉइंट मुझे मिला है, तो इसमें यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 0 + 1 = 1।
और यहाँ पे देखिए ये तीनों एलिमेंट सिंगल लाइन से कवर हैं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, फिर वही लाइन खींचने वाला काम आ गया। इसको स्कैन किया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेकंड रो को स्कैन किया, सिंगल जीरो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कर रहा था, इसको ऐसे काट दूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका ये मैं क्या कर रहा था, अच्छा हाँ ये किया था ना, सेकंड रो स्कैन कर दी थी, थर्ड रो स्कैन किया, थर्ड रो में आपका 1 और 2 कोई भी जीरो नहीं, फोर्थ रो में आपका 2 जीरो हैं, तो कुछ भी नहीं करूंगा। कॉलम स्कैनिंग शुरू करते हैं। कॉलम में अब ये डिलीट हो चुके हैं तो इनको कुछ नहीं करेंगे। देखिए कॉलम स्कैन किया, पहला कॉलम में ही जीरो मिल गया एक, तो बस अच्छा है, इसके करस्पॉन्डिंग रो को काट दिया। कॉलम स्कैन किया, रो को काट दिया, देखा कोई भी एलिमेंट अब जीरो नहीं है, तो यानी कि लाइन खींचने वाला काम पूरा हो गया। मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 4, लाइन कितनी खींच पाया, 1 2 3, लाइन खींच पाया 3, सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ। इस मैट्रिक्स को इंप्रूव करूंगा, कैसे इंप्रूव करूंगा, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट ढूंढूंगा, 1 है। जो जो एलिमेंट सिंगल लाइन पे कवर हैं उनको ऐसे ही लिखना है, जो जंक्शन पॉइंट पे हैं उसमें आपको ये मिनिमम एलिमेंट जोड़ना है, और जो ये अनकवर्ड हैं उसमें से मिनिमम एलिमेंट घटाना है। मैंने कई बार ये कह चुका आपसे, जिससे आपको याद हो जाए। तो देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट रो, अब मैं रो लिख रहा हूँ, रो साइड से लिख रहा हूँ। तो देखिए इस रो को लिखना चाहता हूँ, पहले 2 एलिमेंट जो हैं सिंगल लाइन से कवर हैं, ऐसे के ऐसे ही उनको कॉपी कर लूंगा। अगले 2 एलिमेंट जो हैं वो आपके अनकवर्ड है, मिनिमम वैल्यू घटानी पड़ेगी उसमें से, तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ आपका 7 आ जाएगा। अगला अगला देखिए, ये दोनों जो हैं ये और ये आपके सिंगल लाइन से कवर्ड हैं, है ना, सिंगल वर्टिकल लाइन से कवर्ड हैं, तो ये ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट 2 अनकवर्ड एलिमेंट हैं, तो -1 करेंगे 0, -1 करेंगे 1। अगला देखिए मैं ये लिखना चाहता हूँ, ये दोनों लाइन से कवर्ड हैं, कुछ भी नहीं करूंगा। ये आपके देखिए दोनों अनकवर्ड हैं, मिनिमम वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, दिस विल बी द 0 एंड दिस अगेन 1। ये वाला आपका 1 जो है जंक्शन पे रखा हुआ है, जब ये जंक्शन पॉइंट पे रखा हुआ है तो इसमें मिनिमम एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 1 ऑलरेडी है, 1 में से 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और ये देखिए अगेन आपका जंक्शन पे है 0, तो इसमें भी 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, अगले ये 2 एलिमेंट आपके सिंगल लाइन से कवर हैं, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका मैट्रिक्स लिख दिया गया है, अब आपको वही रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग का काम शुरू करना है। तो कॉलम स्कैनिंग और रो स्कैनिंग के लिए मैं पहले रो स्कैन करता हूँ। मैंने पहली रो स्कैन की और 1 जीरो प्राप्त किया, तो जैसे ही 1 जीरो मिला बहुत अच्छा लगा, मैंने ये पूरा डिलीट कर दिया। अगले में देखा मैंने 2 जीरो हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगले में देखा 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं करूंगा। अगले में देखा 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं करूंगा। रो स्कैनिंग पूरी हो चुकी, कॉलम स्कैनिंग करते हैं। ये कॉलम डिलीट हो चुका है, इस पे हमें गौर नहीं करना है। मैंने कॉलम को स्कैन किया और देखा इसमें 2 जीरो हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा फिर 2 जीरो हैं, 3 जीरो हैं इस बार, तो फिर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लास्ट कॉलम में देखा कि एक सिंगल मुझे मिल गया, एक सिंगल जीरो मिल गया। मैं कॉलम स्कैन कर रहा था, मैं रो उड़ा दूंगा इसकी। ऐसा करने के बाद कॉलम स्कैनिंग हो चुकी, लेकिन अभी भी जीरो इसमें है। जब मैंने बताया था कि आपकी रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग पूरी हो जाए, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको फिर वही रो स्कैनिंग करो, कॉलम स्कैनिंग करो और उसी रूल से काम करते चलो। तो पहली रो स्कैन किया, कोई भी जीरो नहीं। सेकंड रो स्कैन किया, सेकंड रो स्कैन किया, 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड रो स्कैन किया, कुछ भी नहीं कर सकते, 2 जीरो अगेन है, यानी कि सेकंड टाइम की रो स्कैनिंग में भी कुछ नहीं कर पाए। सेकंड टाइम के कॉलम स्कैन करते हैं, देखिए 2 जीरो हैं, कुछ नहीं कर सकते, 2 जीरो हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई जीरो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अब ना रो स्कैन से काम हो रहा है ना कॉलम स्कैन से काम हो रहा है, 2 जगह जीरो आ रहे हैं। तो इस केस में मैंने बताया था कि आप आर्बिट्री अपना चूज कर लेंगे। तो जब मैं दोबारा से ऐसा करने के बाद फिर रो स्कैन करूंगा, तो रो स्कैन करने में देखा कोई भी आपका जीरो नहीं है। ठीक है, इसमें अब चूंकि ये ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि हो ही नहीं पा रही, तो 1 जीरो मैं अपने मन से इस रो को स्कैन करते समय ये जीरो मैं मान लूंगा। ठीक है, ये मेरी इच्छा है, मैं चाहे ये भी मान लूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, मैं करके भी दिखा दूंगा चाहो तो। तो जब मैं इसको स्कैन कर रहा था मैंने ये जीरो मान लिया, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम को डिलीट कर दूंगा। अगली रो को स्कैन किया,
तो मुझे मिल गया एक जीरो, बस हो गया काम। फिर मैंने एक कॉलम ये डिलीट कर दिया। मैंने देखा अब कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं दिखता जिसमें जीरो है, यानी कि मेरा काम स्कैनिंग का खत्म हो चुका, लाइनें खींच चुकी हैं। मैं देखना चाहता हूं मैं कितनी लाइन खींच पाया, ऑर्डर 4 था, लाइनें कितनी खींच पाया, 4। बहुत ही अच्छा, सॉल्यूशन रीच, सॉल्यूशन रीच, सॉल्यूशन आपका रीच हो चुका। आपको मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये करके दिखा दिया। अब इसमें एलोकेशन आपको कैसे कर सकते हैं, आप 1 को 1 मशीन, 2 को 2 मशीन, 3 को 3 मशीन, 4 को 4 मशीन, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं एडिशनल बता रहा हूँ। आप देखिए आपका यहाँ था और आपकी जो सॉल्यूशन थी, दोबारा से करता हूँ इसको स्कैन में। ये देखिए आपने देखिए पहले किया, आपका ये बन गया, आपने ये कॉलम डिलीट कर दिया। सेकंड में देखा कोई नहीं, थर्ड में देखा कोई नहीं, फोर्थ में देखा एक जीरो में, फोर्थ में भी आपका कोई नहीं मिला ना, सॉरी हाँ, फोर्थ रो में भी कोई स्कैनिंग में कुछ नहीं मिला। कॉलम स्कैन शुरू किया, देखिए जी 2 जीरो 2 जीरो और ये एक आपको मिल चुका था, इतना हम कर चुके थे। तो जब हम ये कॉलम स्कैन कर रहे थे तो हमने ये कर दिया था। अब मैं देख रहा था कि दोबारा जब मैं स्कैनिंग कर रहा था तो ये जीरो आ रहे थे, तो मैंने पिछली बार ये जीरो माना था, इस बार मैं ये जीरो मानूंगा। मेरा मन है जब मैं कॉलम स्कैन कर रहा हूँ तो ठीक है भाई, मैं ये जीरो मान लूंगा। मेरा सॉरी रो स्कैन कर रहा हूँ तो मैं ये जीरो मान रहा हूँ। जब मैं ये रो स्कैन कर रहा हूँ तो देखिए मैं ये पूरा काट दूंगा। अब मैंने अगला किया, अगले में देखिए आपको ये जीरो मिल गया, ठीक है। तो जब मैंने अगला किया ये जीरो मिल गया तो आपका ये कट गया। तो अब एलोकेशन कैसे होगी, 1 को आप दीजिए 1, 2 को आप दीजिए 3, 3 को आप दीजिए 2 और 4 को आप दीजिए 4। तो ये इंटरचेंज हो रहे थे। ये 2 जीरो जो सिचुएशन बन रही है, ये मैंने पिछले सवाल में बताने की कोशिश की थी, ये सिचुएशन बन रही है। इससे अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप देखिए आप 2 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये 2 जीरो इसलिए आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझाया। तो देखिए इन्होंने एलोकेशन कितना किया है, ये तो बिल्कुल आपका सिमिलर ही सवाल है। एलोकेशन 1 को, फर्स्ट को 1 किया है, सेकंड को 2 किया है, थर्ड को 3 किया है और आपने देखिए फोर्थ को 4 किया है। तो इससे आपकी वैल्यू 99 आ गई, उसमें भी आ रही थी। आप चाहे एलोकेशन डिफरेंट कर सकते हैं, आप डिफरेंट एलोकेशन कर सकते हैं, 1 को 1 करें, 2 को थर्ड करें। तो उसमें देखिए 2 को आप जब थर्ड करेंगे तो क्या आएगा, 2 को थर्ड कर दीजिए, 2 को आपने थर्ड कर दिया, कहाँ गया आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये था। 2 को आपने थर्ड किया तो 20 आ गया और ये 25 है। तो ये वाली जो आप चीज देख रहे हैं ना, वो 2 जीरो जो आ रहे हैं वो इसी चक्कर में आ रहे हैं बार बार आपके। ये जो आइडेंटिकल बने हुए हैं ना, ये या तो आप इसको ये असाइन करो, इसको ये असाइन करो, है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ये असाइन करो या इसको ये असाइन करो। वो दो जीरो ये बात बताना आपको चाहते हैं। तो अब 2 सवाल हो चुके हैं, अब मेरे हिसाब से विश्राम लेना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।